अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 405 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 42 से लेके टॉपिक नंबर 59 तक कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं दो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को कवर करवाऊंगी। एक है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और दूसरा है सिलेक्शन ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, टेस्ट बनाने का सबसे पहला और सबसे फॉर्मल स्टेप होता है। ये एक टू वे टेबल होती है जिसमें टीचर अपने टेस्ट के लिए पूरा प्लान बनाता है, किस कंटेंट एरिया से कितना क्वेश्चन आएगा और हर क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के किस लर्निंग लेवल, रिमेंबर, अंडरस्टैंड या अप्लाई वगैरह के किस एरिया को ना एसेस करेगा। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि टीचर सिस्टमैटिकली क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि टेस्ट जो है वो बैलेंस्ड और फेयर हो। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस जो है वो कंटेंट वैलिडिटी को इंश्योर करना होता है, यानी टेस्ट बिल्कुल वही चीजें मेजर करे जो कोर्स ने एक्चुअली पढ़ाई है। एक यूनिट टेस्ट या कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम अक्सर मल्टीपल चैप्टर्स पर बेस्ड होता है, इसलिए TOS यानी कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है ये इंश्योर करता है कि हर कंटेंट एरिया और लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सही प्रोपोर्शन मिले। ये टूल टीचर को हेल्प करता है कि टेस्ट ना सिर्फ वेल प्लान्ड हो बल्कि मीनिंगफुल और वैलिड भी हो। ठीक है, टू वे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक ऐसा दो तरफा चार्ट या ग्रिड होता है जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को इंस्ट्रक्शनल कंटेंट के साथ रिलेट करता है। यानी एक साइड पर कंटेंट एरियाज होते हैं जैसे चैप्टर्स या टॉपिक्स वगैरह, और दूसरी साइड पर ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव लेवल्स होते हैं जो थे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन वगैरह। ठीक है, तो इसलिए इसको टू वे चार्ट कहते हैं। सही कि एक साइड पर तो इसका कंटेंट है और दूसरे साइड पर जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, वो होते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है टीचर को दो बहुत इंपॉर्टेंट कामों में हेल्प करता है। पहला है ये इंश्योर करना कि टेस्ट में हर कंटेंट एरिया का सही बैलेंस हो, ना कि किसी टॉपिक को ज्यादा वेटेज मिले और ना किसी को कम। ठीक है, दूसरा है कि ये गारंटी करती है कि टेस्ट के क्वेश्चंस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हर लेवल को कवर करें, ताकि टेस्ट सिर्फ याददाश्त को नहीं बल्कि सोच समझ और अप्लाई करने की एबिलिटी को भी चेक करे। इस टू वे टेबल की वजह से टीचर आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि कितने सवाल किस टॉपिक से और किस कॉग्निटिव लेवल पर बनाने हैं। यानी जो TOS है ये एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड देता है ताकि टेस्ट वैलिड, फेयर और बैलेंस्ड हो। इसी बुनियाद पर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को टेस्ट बनाने का सबसे पहला ऑफिशियल स्टेप भी कहा जाता है। ये ब्लूप्रिंट ना इस बात की गारंटी देता है कि टेस्ट कंटेंट वैलिडिटी रखता हो, जो कि अचीवमेंट टेस्ट बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते वक्त कुछ जरूरी एलिमेंट्स को फॉलो करना बहुत अहम होता है। एक एजुकेशनलिस्ट है कैरी, जो 1988 इनका एरा है, उन्होंने इस सिलसिले में 6 मेजर एलिमेंट्स बताए थे जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑफ यूनिट एग्जाम के लिए जरूर इंक्लूड होने चाहिए। पहला एलिमेंट है बैलेंस अमंग गोल्स, यानी एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव्स को बराबर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, कोई गोल ज्यादा या कम हाईलाइट ना हो। दूसरा एलिमेंट है बैलेंस अमंग लेवल्स ऑफ लर्निंग, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर लेवल्स दोनों को मुनासिब तौर पर कवर किया जाए। तीसरा एलिमेंट एग्जाम का टेस्ट फॉर्मेट है, क्या एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, कि वो MCQs बेस्ड है या ट्रू फॉल्स है या सब्जेक्टिव है। ठीक है, चौथा एलिमेंट होता है नंबर ऑफ आइटम्स के पूरे टेस्ट में कितने सवालात होंगे। सही है, और फिफ्थ एलिमेंट है आइटम्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर लर्निंग गोल और हर लर्निंग लेवल के लिए कितने टेस्ट आइटम्स देने हैं। और सिक्स्थ और लास्ट एलिमेंट है जो कैरी ने 1988 में एम्फसाइज किया, वो है इनेबलिंग स्किल्स, यानी हर गोल फ्रेमवर्क से वो जरूरी स्किल्स सेलेक्ट करना जो स्टूडेंट को टॉपिक समझने और जवाब देने के लिए चाहिए होती है।
ठीक है? अगर इन तमाम 6 एलिमेंट्स को टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में सही तरह से इंक्लूड किया जाए तो इंस्ट्रक्टर को एक कॉम्प्रिहेंसिव, बैलेंस्ड और फेयर पोस्ट टेस्ट मिलता है जो हर यूनिट को भी रिप्रेजेंट करता है और लर्निंग गोल्स और लेवल्स को भी इक्वली कवर करता है। यही टीओएस की एप्रोप्रिएटनेस को इंश्योर करता है कि टेस्ट साइंटिफिक, बैलेंस्ड और वैलिड हो। ठीक है? टीओएस को सही और इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास एक चेकलिस्ट भी है जो फॉलो की जाती है, जो इंश्योर करती है कि टेस्ट वैलिड है, बैलेंस्ड है और प्रोपोज बेस्ड है। सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या टीओएस जो है वो टेस्ट के पर्पस के मुताबिक बनाई गई है। दूसरा, क्या टीओएस अचीवमेंट डोमेन के नेचर की और बाउंड्रीज को क्लियरली शो करती है, यानी किस टॉपिक तक और किस डेप्थ तक टेस्ट लेना है, क्या वो ये शो करती है। और तीसरा है कि क्या टीओएस बताती है कि कौन से लर्निंग आउटकम्स जो है वो मेजर किए जा रहे हैं, जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है, कौन सा आउटकम जो है वो मेजर किया जा रहा है इस टीओएस के थ्रू। और फोर्थ आता है कि क्या टीओएस क्लियरली डिफाइन करती है कि लर्निंग आउटकम्स का सैंपल क्या होगा, मतलब कि किन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट में कवर किया जाएगा। और पांचवा पॉइंट जो है वो ये चेक करता है कि टोटल टेस्ट और हर सब डिवीजन के लिए नंबर ऑफ आइटम्स मेंशन किए गए हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद देखना होता है कि आइटम टाइप्स जैसे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस या एसे क्या आउटकम्स को मेजर करने के लिए अप्रोप्रिएट है। अगला पॉइंट ये इंश्योर करता है कि आइटम डिफिकल्टी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ठीक है, कि वो ना बहुत इजी हो ना बहुत टफ हो, ये चेक करना होता है। फिर देखना होता है कि आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर लेवल, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के मुताबिक जो हर लेवल है वो और कंटेंट एरिया के हिसाब से ठीक तरह से बैलेंस में आता है या नहीं। ठीक है, अगर टीओएस में सैंपल आइटम्स दिए गए हों तो क्या वो डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स को सही इलस्ट्रेट करते हैं। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चेक ये होता है कि क्या पूरे टीओएस मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल देती है जो इंस्ट्रक्शनली रेलेवेंट टास्क को कवर करता हो और टेस्ट रिजल्ट के मुताबिक जो इंटरप्रिटेशन की जाए उसके लिए फिट बैठता हो। ये कंप्लीट चेकलिस्ट जो है ना इंश्योर करती है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन साइंटिफिक, फेयर, वैलिड और एग्जाम के पर्पस के लिए बिल्कुल मुनासिब है। ठीक है, टेस्ट के ब्लूप्रिंट बनाते वक्त सबसे पहला कदम ये होता है कि टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करे, लेकिन सारे ऑब्जेक्टिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखते। कुछ ऑब्जेक्टिव्स पर क्लासरूम में ज्यादा वक्त लगता है और कुछ पर कम। इसलिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते वक्त बैलेंस होना जो है वो लाजमी है। जिस ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा टीचिंग टाइम दिया गया हो उसके टेस्ट में ज्यादा वेटेज होना चाहिए। ठीक है, इसी बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहला स्टेप आ जाता है इंस्ट्रक्शन टाइम, कि टीचर सबसे पहले हर ऑब्जेक्टिव पर दिया गया टाइम कैलकुलेट करता है। फॉर्मूला याद रखें इसके लिए कि टाइम स्पेंट ऑन ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय टोटल इंस्ट्रक्शन टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू परसेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर टोटल इंस्ट्रक्शन टाइम ना 1000 मिनट्स हो और किसी ऑब्जेक्टिव पर 250 मिनट्स जो है वो दिए गए हो, तो परसेंटेज क्या होगा, 250 डिवाइड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 25%। यानी इस ऑब्जेक्टिव ने टोटल कोर्स टीचिंग का 25% पार्ट जो है वो कवर किया है। ठीक है, तो पहला स्टेप आ गया था इंस्ट्रक्शन टाइम। दूसरा है एग्जामिनेशन वैल्यू। अब टीचर देखते हैं कि एग्जाम की टोटल मार्क्स कितने हैं। अगर एग्जाम 100 मार्क्स का है तो जिस ऑब्जेक्टिव के इंस्ट्रक्शन टाइम परसेंटेज 25% थी उसके क्वेश्चन का वेटेज भी 25 मार्क्स होना चाहिए। यानी जितना पढ़ाया गया उतना ही एग्जाम में पूछा गया। फेयर एंड बैलेंस्ड सिस्टम। ठीक है, थर्ड स्टेप आ जाता है परसेंट मैच चेक। ठीक है, +-2 रूल। अब टीचर ना वेरीफाई करता है कि परसेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम्स इक्वल्स टू परसेंट ऑफ एग्जाम वैल्यू, और ये मैचिंग ना +-2% की रेंज में होनी चाहिए। यानी 25% इंस्ट्रक्शन टाइम का एग्जाम वेट 23% से 27% के बीच होना चाहिए। अगर मिसमैच हो तो टेस्ट को दोबारा एडजस्ट करना जरूरी है।
अगर एग्जाम 50 मार्क्स का हो तो 25% से 12.5 मार्क्स जिसे ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड क्वेश्चन से मैच करना होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ एग्जाम वैल्यू। ठीक है, इस तरह टीचर इंश्योर करता है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन परफेक्टली बैलेंस्ड हो, हर ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंस के मुताबिक वेटेज मिले और टेस्ट फेयर और वैलिड हो। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते वक्त सिर्फ कंटेंट एरिया के वेटेज देखना काफी नहीं है, हमें कॉग्निटिव लेवल्स का बैलेंस भी इंश्योर करना होता है। हर टॉपिक को टेस्ट में जितना इम्पोर्टेंट समझा जाए उसके मार्क्स का परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा टेस्ट जो है 50 मार्क्स का है और टॉपिक्स का जो वेटेज है पहले से कैलकुलेट हो चुका है, तो हर टॉपिक के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो उनकी इम्पोर्टेंस और पढ़ाए गए टाइम के मुताबिक हो। ठीक है, अब हमें ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव लेवल को कंसीडर करना होता है। हर टॉपिक के लिए नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन के लेवल के क्वेश्चंस इंक्लूड करने होते हैं। इसका मतलब है कि टेस्ट में सिंपल या फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ-साथ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी हो ताकि लर्निंग का प्रॉपर बैलेंस और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेटली मेजर हो सके। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर अगर टॉपिक ए का वेटेज जो है वो 25% है और टोटल टेस्ट जो है वो 50 मार्क्स का है, तो टॉपिक ए के क्वेश्चंस जो है वो 12 टू 13 मार्क्स के होंगे। इन क्वेश्चंस में कुछ लो लेवल और कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस शामिल होंगे। इसी तरह हर टॉपिक के मार्क्स और कॉग्निटिव लेवल का बैलेंस मेंटेन करके टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो बनाई जाती है जो फेयर और वैलिड असेसमेंट को इंश्योर करती है। ठीक है जी, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि सिलेक्शन ऑफ टेस्ट। तो इन हिस्सों में ना हम प्री डिजाइंड या पब्लिश्ड टेस्ट की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्री डिजाइन टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो पहले से एक्सपर्ट्स ने प्लान, डिजाइन और स्टैंडर्डाइज किए हुए होते हैं। इन टेस्ट का हर हिस्सा, आइटम्स, स्कोरिंग, डिफिकल्टी, रिलायबिलिटी पहले से ही तय होती है। इसलिए टीचर को इन्हें यूज करने से पहले पूरा पता होता है कि टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है और किस लर्निंग को मेजर करेगा। ठीक है, ये प्री डिजाइन टेस्ट होते हैं। पब्लिश टेस्ट ना एक टीचर के इनफॉर्मल क्लासरूम टेस्ट को सप्लीमेंट भी करते हैं और सपोर्ट भी। ये टीचर की डिसीजन मेकिंग को इजी बनाते हैं, स्पेशली जब लार्ज स्केल या स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट की जरूरत हो। स्कूल लेवल पर बहुत सारे पब्लिश टेस्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन दो कैटेगरीज जो है वो सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के लिए वैल्यूएबल मानी जाती हैं, वो है अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जो है वो ये इवेलुएट करते हैं कि स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में क्या सीखा, जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट ये प्रेडिक्ट करते हैं कि स्टूडेंट फ्यूचर में किसी स्किल या सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म करेगा। मार्केट में हर कैटेगरी के हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट जो है ना वो अवेलेबल होता है, इसलिए सही टेस्ट सेलेक्ट करना टीचर की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ केसेस में टीचर्स खुद पब्लिश टेस्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ये प्रोविंशियल या नेशनल लेवल टेस्टिंग प्रोग्राम्स यूज करते हैं, जैसे बीआईएससी या पीईसी या नेशनल एजुकेशनल सर्विस। ठीक है, क्लासरूम लेवल्स पर कॉमनली जो पब्लिश टेस्ट यूज होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट और रीडिंग टेस्ट होते हैं। प्रोविंशियल या नेशनल प्रोग्राम्स के कॉमनली यूज जो टेस्ट है वो एप्टीट्यूड, रेडीनेस और प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं। यानी बेसिक आइडिया जो है वो ये है कि प्री डिजाइन टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड, ट्रस्टवर्थी और वेल प्लान्ड होते हैं, इसलिए टीचर को उन्हें वाइजली सेलेक्ट करना चाहिए ताकि असेसमेंट फेयर और एक्यूरेट हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्ट की तरफ। तो इस टॉपिक में ना हम ये समझते हैं कि सही टेस्ट का सिलेक्शन एक टीचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बेस्ट टेस्ट जो है वो चूज किया जाता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट तभी इफेक्टिव होते हैं जब उन्हें सही पर्पस और सही पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाए। सबसे जो पहला कदम है ना यहाँ वो ये होता है कि टेस्टिंग का पर्पस क्लियर डिफाइन किया जाए। क्या आप अचीवमेंट मेजर करना चाहते हैं, एप्टीट्यूड, रेडीनेस, प्लेसमेंट,
जब पर्पस क्लियर हो जाए ना तो फिर टेस्ट के इंटेंट पॉपुलेशन को समझना जरूरी होता है, यानी किस एज ग्रुप, किस ग्रेड लेवल, किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट डिजाइन हुआ है। ठीक है, फिर टीचर को चाहिए कि टेस्ट स्कोर्स के अलावा एडिशनल यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी ढूंढे, जैसे ऑब्जर्वेशन, क्लास परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट्स, ताकि टेस्ट रिजल्ट्स की वैलिडिटी को कंफर्म किया जा सके। सिर्फ टेस्ट स्कोर पर डिपेंड करना हमेशा रिलायबल नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड ये है कि टेस्ट डेवलपर्स की प्रोवाइडेड मटेरियल को ध्यान से रीड किया जाए। अगर टेस्ट मैनुअल इनकम्प्लीट, अनक्लियर या कंफ्यूजिंग हो तो उस टेस्ट को यूज नहीं करना चाहिए। हर अच्छे स्टैंडर्डाइज टेस्ट के साथ क्लियर इंस्ट्रक्शंस, वैलिडिटी, रिलायबल डेटा, आइटम्स, फॉर्मेट, स्कोरिंग मेथड वगैरह दिया होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद ये कि टीचर को टेस्ट का बैकग्राउंड समझना चाहिए। ये टेस्ट कब डेवलप हुआ, किस रिसर्च के बेस पर बना, किन स्टूडेंट पर ट्राई आउट हुआ और रिजल्ट्स कैसे एनालाइज किए गए। जितना ज्यादा टीचर टेस्ट की डेवलपमेंट हिस्ट्री जानता होगा उतना ही बेटर वो डिसीजन ले सकेगा। ठीक है, इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन। इसको इसके लिए है कि इसको मस्ट रीड किया जाए, यानी टेस्ट डेवलपर जो अपने टेस्ट के बारे में क्लेम करता है उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स या इंस्टीट्यूशन ने उस टेस्ट के बारे में क्या रिव्यू दिया है ये देखना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट रिव्यूज हमेशा अनबायस्ड और रिलायबल होते हैं। ठीक है, फिर ये कि स्पेसिमेन सेट और सैंपल मटेरियल को एग्जामिन किया जाए कि टेस्ट को सिलेक्ट करने से पहले टीचर को सैंपल क्वेश्चंस, आंसर शीट, स्कोरिंग कीज, मैनुअल इंस्ट्रक्शंस और स्कोर रिपोर्ट फॉर्मेट देख लेना चाहिए। इससे पता चलता है कि टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्वेश्चंस का स्टाइल कैसा है और स्कोरिंग का सिस्टम कितना क्लियर है। अगर सैंपल क्वेश्चंस अनक्लियर या कंफ्यूजिंग है तो टेस्ट भी अनक्लियर होगा। लास्ट स्टैंडर्ड इसका ये है कि टीचर सिर्फ वो टेस्ट चूज करे जिसे वो सही तरह एडमिनिस्टर और इंटरप्रेट कर सकता हो। अगर टेस्ट स्पेशल स्किल्स, ट्रेनिंग या एडवांस स्कोरिंग एक्सपर्टीज डिमांड करता है और टीचर के पास वो स्किल्स नहीं है तो उस टेस्ट को यूज करना बिल्कुल गलत होगा। मिस इंटरप्रिटेशन से स्टूडेंट के लिए अनफेयर डिसीजंस हो सकते हैं। यानी ओवरऑल मैसेज ये है कि सही टेस्ट का सिलेक्शन तभी पॉसिबल है जब टीचर पर्पस, पॉपुलेशन, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, टेस्ट मैनुअल और टेस्ट डेवलपमेंट हिस्ट्री को ध्यान से इवेलुएट करे। ठीक है, आपके लिए लाजमी है कि आप इंडिपेंडेंट रिव्यूज पढ़ें, सैंपल मटेरियल्स चेक करें, सिर्फ वही टेस्ट सिलेक्ट करें जिसे सही तरह एडमिनिस्टर और स्कोर कर सकें। इस तरह टीचर इंश्योर करता है कि सिलेक्टेड टेस्ट वैलिड, रिलायबल, फेयर और एप्रोप्रिएट है, जो स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फेयरनेस इन सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्ट की तरफ। फेयरनेस का मतलब होता है कोई भी टेस्ट किसी भी स्टूडेंट के साथ अनफेयर ना हो, चाहे वो रेस, जेंडर, लैंग्वेज या कोई स्पेशल कंडीशन रखता हो। इसलिए जब टीचर्स या टेस्ट डेवलपर्स टेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हर स्टूडेंट को इक्वल चांस मिले। सबसे पहले टेस्ट डेवलपर्स के प्रोसीजर्स इवैल्यूएट किए जाते हैं, यानी देखना होता है कि उन्होंने टेस्ट बनाते वक्त कोई भी इनसेंसिटिव कंटेंट या ऐसी लैंग्वेज तो यूज नहीं की जो किसी ग्रुप को हर्ट करे या कंफ्यूज करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि टेस्ट जो है वो बायस फ्री हो। दूसरा पॉइंट है कि डिफरेंट रेसेस, जेंडर और एथनिक ग्रुप्स के स्टूडेंट की टेस्ट परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाए, लेकिन तभी जब सैंपल साइज काफी बड़ा हो। इससे पता चलता है कि क्या टेस्ट किसी ग्रुप को डिसएडवांटेज तो नहीं दे रहा। ठीक है, फिर आता है कि टीचर इवैल्यूएट करते हैं कि परफॉर्मेंस डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। अगर कोई ग्रुप कंसिस्टेंटली लो स्कोर कर रहा है तो चेक करना होता है कि शायद टेस्ट की कोई कैरेक्टरिस्टिक उनके लिए इनएप्रोप्रिएट हो, जैसे लैंग्वेज डिफिकल्ट हो या कल्चरल एग्जांपल्स अनफैमिलियर हो या इंस्ट्रक्शंस जो है वो अनक्लियर हो।
ठीक है, फिर आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हैंडीकैपिंग कंडीशन जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इश्यूज या फिजिकल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी, ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए मॉडिफाइड टेस्ट या प्रोसीजर्स जो है वो यूज किए जाएं। इसका मतलब हो सकता है लार्ज प्रिंट टेस्ट, एक्स्ट्रा टाइम, ओरल इंस्ट्रक्शन या सेपरेट रूम। ये मॉडिफिकेशन इंश्योर करता है कि उनके स्कोर्स उनकी रियल एबिलिटी शो करें, ना कि उनकी डिसेबिलिटी उनके मार्क्स इफेक्ट करे। ठीक है, तो देखिए फेयरनेस ना इंश्योर करती है कि टेस्ट सबके लिए इक्वल हो। टेस्ट बनाते वक्त डेवलपर्स को सेंसिटिव लैंग्वेज अवॉइड करनी होती है, डिफरेंट ग्रुप्स की परफॉर्मेंस चेक करनी होती है ताकि बायस आइडेंटिफाई हो। ठीक है, अगर किसी ग्रुप की लो परफॉर्मेंस टेस्ट की वजह से हो रही है तो टेस्ट रिवाइज या रिप्लेस किया जाए। स्पेशल नीड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मॉडिफाइड टेस्ट वर्जन यूज किए जाए ताकि वो भी फेयरली जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 54 की तरफ जो कि है नेचर ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है ये देखना कि टेस्ट के रिजल्ट्स को जिस तरह इंटरप्रेट किया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं। लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वैलिडिटी टेस्ट की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि रिजल्ट्स के इस्तेमाल और उनकी इंटरप्रिटेशन की वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी डिग्री का मसला होता है, यानी कोई टेस्ट बिल्कुल वैलिड या बिल्कुल इनवैलिड नहीं होता बल्कि उसकी वैलिडिटी हाई, मॉडरेट या लो हो सकती है। दूसरी बात, वैलिडिटी हमेशा स्पेसिफिक होती है किसी एक पर्टिकुलर यूज के लिए। फॉर एग्जांपल एक अर्थमेटिक टेस्ट जो है कंप्यूटेशनल स्किल्स के लिए बहुत वैलिड हो सकता है लेकिन अर्थमेटिक रीजनिंग के लिए वैलिड ना हो। इसीलिए टीचर को हमेशा देखना चाहिए कि टेस्ट का पर्पस क्या है। वैलिडिटी को हम एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी वैलिडिटी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। सिर्फ एविडेंस मुख्तलिफ टाइप्स का होता है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। और सबसे आखिरी बात, वैलिडिटी का ना मुतालबा होता है ओवरऑल इवेलुएटिव जजमेंट, जिसमें हम ये देखते हैं कि टेस्ट के रिजल्ट्स को यूज करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी उन रिजल्ट से जो डिसीजन लिया जा रहा है वो स्टूडेंट के लिए सही है, इंसाफ पसंद है और मीनिंगफुल है या नहीं। ठीक है, फिर आता है एविडेंसेस ऑफ वैलिडिटी, जैसे कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी को प्रूव करने के तीन तरीके होते हैं, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का सिंपल मतलब ये है कि असेसमेंट के जो सवालात बनाए गए हैं क्या वो सच में उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको मेजर करना चाहते हैं, यानी टेस्ट के क्वेश्चन उसी डोमेन या टॉपिक के सैंपल हो जिसे हम एसेस कर रहे हैं। कंटेंट वैलिडिटी चेक करने का प्रोसीजर होता है कि टेस्ट के तमाम टास्क को उन स्पेसिफिकेशन से कंपेयर किया जाता है जो टॉपिक, डोमेन या लर्निंग एरिया को डिस्क्राइब करती है। इसीलिए टीचर को पहले क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये डिसाइड करना होता है कि कौन से इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट ने हासिल करने हैं। फिर एक अचीवमेंट डोमेन बनाया जाता है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शनल लर्निंग टास्क जो है वो डिफाइन होती हैं जिनको मेजर करना जरूरी है। आखिरी कदम ये होता है कि इंस्ट्रक्शनल एंड असेसमेंट प्रायोरिटीज सेट करना, जिसमें डिसाइड होता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम। इसी का टूल होता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है इंश्योर करता है कि टेस्ट के क्वेश्चंस बिल्कुल बैलेंस्ड हों और पूरे कोर्स कंटेंट को ठीक तरह रिप्रेजेंट करें। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी को इंश्योर करना। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो सेकंड तरीका है उसकी तरफ आते हैं, वो है कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि क्या टेस्ट वाकई उसी चीज को मेजर कर रहा है जिसका क्लेम करता है। मिसाल के तौर पे अगर एक टेस्ट डिप्रेशन मेजर करने के लिए बनाया गया है तो फिर उसमें सिर्फ डिप्रेशन के इंडिकेटर्स हो, न कि एंजाइटी या स्ट्रेस जैसे मिलते जुलते कॉन्स्ट्रक्ट्स। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए प्रोसीजर बहुत सिस्टमैटिक होता है। पहले कॉन्स्ट्रक्ट को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, फिर उसके सब कॉन्स्ट्रक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उसके बाद सब कॉन्स्ट्रक्ट के इंडिकेटर्स लिस्ट किए जाते हैं और फिर हर इंडिकेटर के मुताबिक टेस्ट आइटम्स लिखे जाते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी कंफर्म करने के दो तरीके होते हैं, एक है एक्सपर्ट जजमेंट और दूसरा है फैक्टर एनालिसिस।
एक्सपर्ट जजमेंट में फील्ड के स्पेशलिस्ट टेस्ट को रिव्यू करते हैं, जैसे ऐसे राइटिंग का टेस्ट हो तो ऐसे एक्सपर्ट्स उसके कॉन्स्ट्रक्ट को इवेलुएट करते हैं और जरूरत पर गाइडेंस भी देते हैं। फैक्टर एनालिसिस में टेस्ट के तमाम क्वेश्चंस को उन रिस्पॉन्सेज की बुनियाद पे ग्रुप किया जाता है जो स्टूडेंट ने दिए होते हैं, ताकि पता चल सके कि टेस्ट की स्ट्रक्चर वाकई इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट को मेजर करता है या नहीं। इसी पूरे प्रोसेस को हम जो है वो कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी इंश्योर करना कहते हैं। इसके बाद आ जाता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि किसी टेस्ट की एक्यूरेसी को इस तरह चेक किया जाए कि उसके रिजल्ट को किसी दूसरे सेट, मेजर या प्रोसीजर के साथ कंपेयर किया जाए जो पहले से वैलिड माना जाता हो। ठीक है, यानी अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा टेस्ट सही काम कर रहा है तो हम उसको किसी क्राइटेरियन यानी ऑलरेडी प्रूवन मेजर के साथ मिलाते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक है कॉन्करेंट वैलिडिटी और एक है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी में टेस्ट के रिजल्ट को उसी वक्त किसी दूसरे वैलिड टेस्ट के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि पता चले कि दोनों एक ही चीज को किस हद तक सही मेजर कर रहे हैं। और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो फ्यूचर बिहेवियर या परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए होती है, यानी पहले टेस्ट लिया जाता है और फिर बाद में जो परफॉर्मेंस सामने आती है उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। क्राइटेरियन वैलिडिटी का प्रोसीजर भी सिंपल है। अगर फ्यूचर का रिजल्ट कंपेयर करना हो तो प्रिडिक्शन होगी, अगर अभी के रिजल्ट मिलाने हो तो कॉन्करेंट कंपैरिजन होगा। ठीक है, इस वैलिडिटी को इंश्योर करने के मेथड स्टैटिस्टिकल होता है। हम दोनों टेस्ट के स्कोर्स को कोरिलेट करते हैं। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट मिलता है वो बताता है कि दोनों मेजर्स कितने स्ट्रांगली रिलेटेड है। जितनी ज्यादा कोरिलेशन उतनी ज्यादा क्राइटेरियन वैलिडिटी, एक टेस्ट के रिजल्ट उतने ही ट्रस्टवर्दी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एविडेंस ऑफ वैलिडिटी में ही कॉन्सिक्वेंस वैलिडिटी की तरफ। कॉन्सिक्वेंस वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि असेसमेंट के रिजल्ट को यूज करने से जो असर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्या वो अपने इंटेंडेड पर्पस को पूरा करता है या नहीं। यानी कोई टेस्ट तभी वैलिड माना जाएगा जब उसके इस्तेमाल से वो फायदा मिले जो हम चाहते हैं और कोई नुकसान या अनइंटेंडेड इफेक्ट पैदा ना हो। इसके प्रोसीजर में टीचर और स्टूडेंट दोनों पर असेसमेंट के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है वो इवेलुएट किए जाते हैं। जैसे अगर टेस्ट से लर्निंग इंप्रूव हो रही है तो ये इंटेंडेड पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन अगर टेस्ट इतना मुश्किल या प्रेशर बेस्ड हो कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट करने लगे तो ये अनइंटेंडेड नेगेटिव इफेक्ट होगा। कॉन्सिक्वेंस वैलिडिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन भी होती हैं। पहला है ये देखना कि क्या असेसमेंट स्टूडेंट्स की पढ़ाई को अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा, क्या वो सिर्फ टेस्ट स्पेसिफिक रट्टा मारने पर मजबूर हो रहे हैं। दूसरा ये चेक करना कि क्या असेसमेंट क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करता है या फिर स्टूडेंट को सिर्फ लिमिटेड और मैकेनिकल लर्निंग तक बांध कर जो है वो देता है। अगर असेसमेंट स्टूडेंट्स की नेचुरल लर्निंग, क्रिएटिविटी और हेल्थी एकेडमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है तभी उसकी कॉन्सिक्वेंस वैलिडिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स इन टेस्ट असेसमेंट इटसेल्फ। टेस्ट या असेसमेंट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को डायरेक्ट इफेक्ट करने वाले इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इशू आता है अनक्लियर डायरेक्शंस। अगर इंस्ट्रक्शन क्लियर ना हो तो स्टूडेंट गलत तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग वोकैबुलरी या सेंटेंस स्ट्रक्चर मुश्किल हो तो स्टूडेंट का फोकस जो है वो कंटेंट के बजाय लैंग्वेज समझने पर ही लग जाता है। सही है, जो असेसमेंट को अनफेयर बनाता है। इसी तरह एम्बिग्युइटी यानी कंफ्यूजिंग या डबल मीनिंग स्टेटमेंट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को डिस्टॉर्ट कर देता है ये फैक्टर। ठीक है, इन एडुकेट टाइम लिमिट्स भी कंस्ट्रक्ट इररेलेवेंट वेरिएंस पैदा करते हैं क्योंकि स्टूडेंट अपनी असली एबिलिटी जो है वो शो नहीं कर पाते। कई टेस्ट आसानी से एसेस होने वाली चीजों पर ओवर एम्फोसिस करते हैं जबकि मुश्किल और इम्पोर्टेंट एरियाज जो है वो इग्नोर हो जाते हैं। ये भी असेसमेंट को अनबैलेंस्ड बनाता है। अगर टेस्ट आइटम्स आउटकम्स के मुताबिक ही नहीं है तो रिजल्ट कभी वैलिड नहीं होता। पुअरली कंस्ट्रक्टेड आइटम्स जैसे कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज या वेग स्टेटमेंट स्टूडेंट को मिसगाइड करती हैं।
टेस्ट बहुत शॉर्ट हो तो सैंपल ऑफ बिहेवियर इनकम्प्लीट होता है और इम्प्रॉपर अरेंजमेंट जैसे इजी और डिफिकल्ट आइटम्स का रैंडम मिक्स स्टूडेंट को मेंटली डिस्टर्ब करता है। आखिरी इश्यू आइडेंटिफाइबल आंसर पैटर्न होता है, जैसे आंसर ABCAB का रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है, जिससे गेसिंग आसान हो जाती है और टेस्ट की क्रेडिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इन तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करना स्ट्रॉन्ग, फेयर और एक्यूरेट असेसमेंट बनाने के लिए निहायत जरूरी है। ठीक है जी, आप लोगों की बहुत मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे पर्सनल पे भी कि मैं एक से ज़्यादा चैप्टर जो है वो कवर करूँ एक लेक्चर में, तो मैंने इस लेक्चर में वो कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ। इसी वज़ह से लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, पर मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ। मुझे आप इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है अपने मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में जल्द हाज़िर होंगी, तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।